वो अकेला था, जब तक जंग ने उसकी असली कीमत नहीं बता दी। पहली गोली उसके कान के पास से एक सूखी मौत की सीटी बजाती हुई गुजरी। दूसरी उसके कांपते हुए घुटनों के बीच रेत में धंस गई। गजाला लाइन के उस नरक में, जहां लोहे और आग का राज था और सूरज इतना तपता था कि आदमियों का हौसला पिघल जाता, अर्जुन शर्मा ने अपनी राइफल नहीं बल्कि एक साधारण बांसुरी को छाती से लगा लिया। यही एक चीज बची थी उस पुरानी जिंदगी की जिसे वो पीछे छोड़ आया था। उसके आसपास भारत की 4वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के उसके साथी चिल्ला रहे थे, मर रहे थे और अफ्रीका कोर के खौफनाक पैंजरों से लोहा ले रहे थे। वे उसे बांसुरी वाला कहकर बुलाते थे, सबसे नाजुक, सबसे बेकार, वो सिपाही जिस पर किसी को, बिल्कुल किसी को भी यकीन नहीं था। जब तक कि उस खूनी दोपहर कंपनी के खात्मे के कगार पर पहुंच जाने पर उसने वो नहीं किया जो कोई भी चमकचमाती वर्दी वाला हीरो कर पाता। अर्जुन ने बांसुरी नीचे रखी, युद्ध के अव्यवस्थित मैदान की ओर देखा और एक सिहरन पैदा कर देने वाले शांत भाव से सबके किस्मत को दोबारा लिखना शुरू कर दिया। ये जंग ताकत से नहीं जीती जानी थी, उसे यह एहसास हो गया था। ये जंग तो उसे जीतनी थी जो इसकी छिपी हुई लय को सुनना जानता हो, और इसमें वो एक उस्ताद था। हवा उत्तरी अफ्रीका की बंजर पहाड़ियों में एक बेचैन आत्मा की तरह चीख रही थी, रेत के बवंडर उठा रही थी जो हजारों छोटी छोटी सुइयों की तरह खाल को छील देते थे। भारत की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का 4था बटालियन थका हुआ और धूल से सना हुआ एक ऐसी धूप के नीचे खाइयां खोद रहा था जो एक दैवीय अभिशाप लगती थी। गजाला लाइन ढहने वाली थी और जंग की बदबू, बारूद, पसीने और डर का मिला जुला स्वाद हर चीज में समाई हुई थी। अस्थायी कैंप के बीचों बीच एक खाली गोला बारूद के डिब्बे पर बैठा अर्जुन तरीके से अपनी संगीन घिस रहा था। 22 साल का, वो अपने सेक्शन का सबसे पतला और चुपचाप रहने वाला आदमी था, जबकि दूसरे सिपाही जैसे कि हट्टा कट्टा बलदेव सिंह या कानून की पढ़ाई छोड़ चुका अमीर खान कहानियां सुनाते या ताश खेलते, अर्जुन अलग बैठा रहता। उसकी लंबी और संवेदनशील उंगलियां अपने हथियार की होल्स्टर को नहीं बल्कि एक साधारण समय और स्पर्श से काली पड़ चुकी बांसुरी को सहलाती। देखो तो हमारे बांसुरी वाला को, ब्रिटिश सूबेदार रेजिनाल्ड फिट्जपैट्रिक ने ताना मारा। अपनी फौजी चाल से गुजरते हुए उसकी बिल्कुल सही तरीके से कटी मूछें तिरस्कार से फड़फड़ा रही थी। अपनी राइफल चेक करने की बजाय अपना खिलौना ठीक कर रहे हो। तुम्हें लगता है अफ्रीका कोर को कोई सरेनाड सुनाकर हरा दोगे शर्मा? मोटी मोटी हंसियां उसकी बात के साथ फूट पड़ी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया, पसीने से भीगे स्टील के चश्मे के पीछे आंखें छिपा लीं। उसके हाथ, जो बांसुरी को एक संगीतकार की भक्ति से चलाते थे, भारी ली एनफील्ड 303 के लिए बहुत ही अनाड़ी लगते थे। अर्जुन शर्मा पर किसी को यकीन नहीं था। उस दिन से नहीं था जब वो बंबई के बैरक में पेश हुआ था, एक डंडे की तरह पतला, एक छोटा सा गठरी और अपनी बांसुरी लेकर आया था। जबकि दूसरे भर्ती कच्ची ताकत या दबी हुई गुस्से वाली निगाहें दिखाते, अर्जुन की निगाह एक कसाई खाने में खोए हुए शायर जैसी थी। 1943 का अकाल अपने परिवार के लिए रोटी और कुछ रुपए का वादा ही था जिसने उसे भर्ती होने पर मजबूर किया था, कोई जंगी गौरव पाने की इच्छा नहीं। इस चीज के सिवा तुम क्या करना जानते हो, पक्षियों को डराने के अलावा? भर्ती अफसर ने बेसब्री से पूछा था। मैं जमीन जानता हूं साहब, मैं उसे सुनना जानता हूं। जवाब पर एक ठहाका लगा था। उसे कंपनी सी में लगा दिया गया। सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं और गोरखों का एक ऐसा मिलाजुला समूह जो एक दूर के राजा के झंडे के तले एकजुट था, जिसे बहुतों ने कभी देखा भी नहीं था। अर्जुन अनौपचारिक रूप से मुंशी बन गया। कागजी कार्रवाई और संचार उपकरणों की देखभाल का काम मिला। एक सुरक्षित, शांत और उसके साथियों के लिए रेगिस्तानी जंग की कठोरता के लिए पूरी तरह से बेकार पोस्ट। सच्चाई हालांकि उसके बैग के पतले तलिए के नीचे दबा एक राज था। अपने गांव की धूल भरी लाइब्रेरी के दस्तावेजों में अर्जुन, एक मास्टर के बेटे ने, सिर्फ शायरी और महाकाव्य ही नहीं पढ़े थे। उसने एक साधु के जुनून के साथ रणनीति के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक युद्ध और रसद की शिक्षाओं के साथ चाणक्य की घेराबंदी की रणनीतियां, ऐतिहासिक लड़ाइयों के नक्शे जिनका उसने हर ऊंचाई, हर दर्रा, हर कमजोर बिंदु जानने तक विश्लेषण किया था। वो युद्ध को ताकत के भंवर के रूप में नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय शतरंज, ज्यामिति और पूर्वानुमान का अभ्यास मानता था। उसकी कमजोर नजर ने उसे आवाजों, गंधों, हवा में सूक्ष्म से सूक्ष्म हरकतों की गहरी समझ विकसित करने पर मजबूर किया था। शारीरिक ताकत की कमी ने उसे दक्षता के बारे में सोचने, दुश्मन के जोश को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था।
उसने गुप्त रूप से ट्रेनिंग ग्राउंड पर देखते हुए, गणना करते हुए, अपनी कमजोरी को कार्यप्रणाली में बदलते हुए अभ्यास किया था। लेकिन बांसुरी वाला की बात कौन सुनता? जर्मन हमला भोर में शुरू हुआ, फौलादी दानवों की दहाड़ के साथ। अफ्रीका कोर के पैंजर बड़ी बड़ी कछुओं की तरह आगे बढ़े, आग और मौत उगलते हुए। उनसे पहले चलने वाली तोपों की बौछार कयामत जैसी थी, जमीन को हिलाती और आसमान को चीरती हुई। पोजीशन बनाए रखो, कप्तान विटकर चिल्लाया। उसकी आवाज नर्क में गुम हो गई। कंपनी सी एक अहम बिंदु पर बाएं फ्लैंक पर थी, एक छोटी सी ऊंचाई जो सप्लाई वैली तक पहुंच को रोके हुए थी। जर्मन पैदल सेना की पहली लहरें मशीन गनों से समर्थित मौत के अनुशासन के साथ आगे बढ़ीं। अव्यवस्था तत्काल थी। बलदेव, वो कोमल दानव, कंधे पर गोली लगने से गिरा, उसकी पगड़ी लाल हो गई। अमीर खान, जो अपनी नसों को शांत करने के लिए गालिब के शेर पढ़ा करता था, अपने सबसे अच्छे दोस्त के घायल होने पर चिल्लाया। रक्षात्मक लाइन जिसकी खराब तैयारी हुई थी और जिसने इलाके को कम आका था, ढहने लगी। फिट्सपैट्रिक, सूबेदार, ने आदमियों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमान सिर्फ आग और गुस्सा थी, रणनीति बिना। उसने एक MG42 मशीन गन पोजीशन के खिलाफ सीधे काउंटर अटैक का आदेश दिया, मौत की सजा। तभी अर्जुन टूटे रेडियो के पास अपनी सुरक्षित जगह से रेंगता हुआ वो देख पाया जो और कोई नहीं देख पा रहा था। जर्मन हमला एक जैसा नहीं था। दाएं सेक्टर में मशीन गनों के पुनर्निर्धारण में कुछ सेकंड का अंतराल था, जो एक छोटे वादी यानी सूखी नदी के बिस्तर की वजह से था, जो नजर को रोकता था। और टैंक भारी भरकम ब्रिटिश नक्शों पर नहीं दिखाए गए एक माइन फील्ड की ओर जा रहे थे। एक ऐसा मैदान जिसे अर्जुन ने हफ्तों पहले वनस्पति में एक अविसंगति से पहचाना था, अर्थशास्त्र में इलाके के प्राकृतिक संकेतों के एक अंश को याद करते हुए। एक जर्मन सिपाही फ्लैंकिंग मूवमेंट में अमीर से महज 10 मीटर दूर आ गया, जो अपने दोस्त का खून रोकने की कोशिश कर रहा था। अमीर बिना हथियार के जम गया। आवाज राइफल की सूखी गूंज नहीं थी, एक तीखी प्रसिद्ध सीटी थी, जिसके बाद एक धमाका सुनाई पड़ा। जर्मन सिपाही भौचक्का सा गिर पड़ा, एक गुलेल से फेंके गए पत्थर से कनपटी पर चोट लगने से। पंजाब में बकरी चराने वाले गडरियों का एक अभ्यास जिसमें अर्जुन बचपन से ही माहिर था। इससे पहले कि हैरानी दूर होती, अर्जुन आगे बढ़ चुका था। अमीर, उसकी आवाज जो आमतौर पर फुसफुसाहट थी, शोर को एक अप्रत्याशित अधिकार के साथ काटती हुई गूंजी। बलदेव को उस चट्टान के पीछे घसीट ले जाओ, अभी। बिना सोचे अमीर ने माना। अर्जुन एक सिपाही की आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि एक परछाई की तरह तरलता से चलता हुआ एक गिरे हुए आदमी की राइफल उठाई, चेक की और निशाना लगाया। मुख्य समूह पर नहीं चलाई, उस जर्मन ऑफिसर के रेडियो की एंटेना पर चलाई जो स्थानीय हमले का समन्वय कर रहा था, 150 मीटर आगे। इस प्रभाव ने जर्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बहीमत पलों के लिए संचार बाधित किया। फिट्सपैट्रिक, उस हैरान सूबेदार के पास रेंगता हुआ अर्जुन ने चिल्लाया, माइनफील्ड आपके सामने 300 मीटर पर दाएं है, टैंकों को वहां की ओर मोड़ो। दाईं वाली मशीन गन हर 20 सेकंड में अंधी हो जाती है जब गनर वादी में सूरज की चमक से बचने के लिए झुकता है। फिट्सपैट्रिक ने उसकी ओर देखा, गुस्से और अविश्वास के बीच। तुम पागल हो गए हो लड़के? वे एंटी टैंक गन को बाएं सेक्टर में दोबारा तैनात कर रहे हैं, अर्जुन ने जोर देकर कहा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें युद्ध के मैदान को एक डरावनी स्पष्टता से टटोल रही थीं। अगर हमने गोरखा पलटन को अभी खाई को कवर करने के लिए नहीं हटाया तो हम 5 मिनट में फ्लैंक हो जाएंगे। उसकी आवाज में बिल्कुल सटीक था। घबराहट का पूरी तरह से अभाव देखकर सूबेदार हिचकिचा गया। उसने टूटे रेडियो, मर रहे अपने आदमियों और धूल से सने चेहरे और बाज किसी आंखों वाले बांसुरी वाले की ओर देखा। एक दहाड़ ने पैंजरों के आने की घोषणा की। 2 विशाल मार्क 4 कंपनी सी की स्थिति के केंद्र में सीधे आगे बढ़ रहे थे। आतंक छा गया। अर्जुन ने गिरे हुए आदमी की बेल्ट से एक धुआं ग्रेनेड पकड़ा। मुझे कवर दो। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो खाई से निकलकर नीचे झुककर जिगजैग भागा, टैंकों की ओर नहीं बल्कि बाईं ओर एक स्पष्ट रूप से खाली जगह की ओर। जर्मन भ्रमित होकर उस पर गोलीबारी केंद्रित करने लगे, लेकिन उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। वो इलाके में एक छोटे से गड्ढे तक पहुंचा, धुआं ग्रेनेड सक्रिय किया और एक त्वरित गति से उसे एक रस्सी के टुकड़े से अपनी बांसुरी से बांध दिया। उस तीव्रता से फेंकते हुए जो एक भेड़ चराने वाले ने जिंदगी भर पत्थर फेंकने में हासिल की थी, उसने वस्तु को उछाल दिया। बांसुरी धुआं ग्रेनेड के साथ बंधी हुई एक सही चाप बनाती हुई गिरी और ठीक उस वादी में गिरी जो जर्मन स्थिति और टैंकों के रास्ते के बीच में थी। रंगीन धुआं उठने लगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बांसुरी का खोखला बांस सूरज और विस्फोटक से गर्म होकर एक कर्कश, तीखी और पूरी तरह से अस्वाभाविक आवाज निकालने लगा जो पूरी घाटी में गूंज गई। जर्मन टोही दल के घोड़ों, हाँ वे रेगिस्तान में कुछ अभी भी इस्तेमाल करते थे, अचानक आवाज सुनकर घबरा गए।
शोर ने दुश्मन के रेडियो ऑपरेटरों को भी एक महत्वपूर्ण पल के लिए भ्रमित कर दिया। अभी! अर्जुन चिल्लाया, गोलियों की बौछार के बीच खाई में वापस आते हुए। टैंक धुएं से बचेंगे, वे दाएं मुड़ेंगे, माइनफील्ड की तरफ। फिट्जपैट्रिक अब बिना विकल्प के एंटी टैंक पलटन को आदेश चिल्लाया, और वही हुआ जैसा अर्जुन ने भविष्यवाणी की थी। पैंजर कमांडर धुएं और अजीब आवाज के सामने एक सामरिक बचाव का विकल्प चुनते हुए अपने बख्तरवान वाहन को एक ऐसे इलाके की ओर मोड़ दिया जो ज्यादा मजबूत लग रहा था। 3 सेकंड बाद एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ और पहले टैंक का टावर हवा में उछल गया। दूसरा पीछे हटने की कोशिश करता हुआ एक और माइन से टकराया। जर्मन हमले का जोश टूट गया। वो फ्लैंक जिसकी अर्जुन ने भविष्यवाणी की थी सामने आने लगा, लेकिन गोरखे समय पर सचेत कर दिए गए थे, खाई में तैनात थे, हमलावरों का सटीक गोलीबारी और अपने खतरनाक कुकरियों से स्वागत करते हुए। अर्जुन भारी सांस लेता हुआ नहीं रुका। वो रक्षा का दिमाग बन गया। उसने अमीर और 2 अन्यों को जर्मन लाइन में एक कमजोर बिंदु दिखाया जहां एक हल्की मशीन गन कहर ढा सकती थी। उसने दुश्मन के पर्यवेक्षकों की आवाजाही के पैटर्न के बारे में स्नाइपर्स को मार्गदर्शन दिया। उसने सिग्नलिंग के शीशों का इस्तेमाल एक दूरस्थ कंपनी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किया जिसका रेडियो भी बंद था, पुराने मैनुअल से याद किए गए सरल कोड पर आधारित। उसने एक महाकाव्य नायक की तरह लड़ाई नहीं लड़ी, दर्जनों को मारते हुए। उसने एक कंडक्टर की तरह लड़ाई लड़ी, युद्ध की अव्यवस्थित सिम्फनी का संचालन करते हुए। हर कदम गणना किया गया था, हर आदेश जान बचाता था और दुश्मन में अव्यवस्था को बढ़ाता था। उसकी बांसुरी अब धुएं में खो गई थी, चुप हो गई थी, लेकिन उसकी जगह एक नया संगीत पैदा हुआ था। निर्मम तकनीकी का संगीत, अलौकिक धारणा का संगीत, उस मूल्य का जिस पर किसी ने कभी शक नहीं किया था। लड़ाई 4 और घंटे चली। जब सुदृढ़ीकरण आखिरकार शाम को जर्मन लाइनों को तोड़ते हुए पहुंचे तो उन्होंने कंपनी सी को थका हुआ, खून से लथपथ, लेकिन अभी भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति पर काबिज पाया। गजाला लाइन गिर गई, लेकिन वो पहाड़ी का टुकड़ा रेगिस्तान में इंडिया का वो टुकड़ा बना रहा। बाद में फील्ड अस्पताल में सन्नाटा भारी था। बलदेव स्थिर था। अमीर फटी हुई वर्दी और गहरी आंखों के साथ अर्जुन की ओर देख रहा था, जो एक बेंच पर बैठा अपने पगड़ी के गंदे सिरे से चश्मा साफ कर रहा था। कप्तान विटकर बंधे हुए हाथ के साथ नजदीक आए। फिट्जपैट्रिक उनके बगल में था। उसका चेहरा विरोधाभासी भावनाओं का मुखौटा था। शर्मा, कप्तान ने कहा। उनकी आवाज गंभीर थी। कमान जानना चाहता है कि हमने ये पोजीशन कैसे बनाई रखी। कब्जा किए गए जर्मन रिपोर्ट्स बेहतर संचार और बुद्धिमत्ता वाली एक अभिजात इकाई की बात करते हैं। उन्होंने ठहराव लिया। वे हमारी बात कर रहे हैं। सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। बांसुरी वाला, मुंशी, वो आदमी जिस पर किसी को यकीन नहीं था। फिट्जपैट्रिक ने सूखा गला साफ किया। उसका ब्रिटिश और सैन्य गर्व अकाट्य सबूत से लड़ रहा था। आखिरकार उसने अपने कंधे सीधे किए और कुछ ऐसा किया जो कंपनी में किसी ने कभी नहीं देखा था। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर यकीन नहीं था जवान, उसने स्वीकार किया, आवाज भर्राई हुई। हम में से किसी को यकीन नहीं था। हम गलत थे। तुम एक बांसुरी नहीं उठाते, तुम दिमाग में एक अस्त्र, दैवीय हथियार उठाते हो। अर्जुन ने आंखें उठाईं। उसके होठों पर मुस्कान की एक झलक नाच गई। अपमान, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब उस पल में घुल गया, किसी प्रतिशोधी जीत में नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकृति में। ये कोई अस्त्र नहीं है सूबेदार साहब, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज अपने सामान्य फुसफुसाहट भरे स्वर में लौट आई। ये तो बस सुनना है, जमीन को सुनना, दुश्मन को सुनना, युद्ध के दिल को सुनना। मेरी बांसुरी ने सिर्फ मुझे सुनना सिखाया। उस रात एक अलाव के चारों ओर किसी को मैदान में अर्जुन की बांसुरी मिली। वो जली हुई, फटी हुई थी, लेकिन अभी भी पहचानने लायक। अमीर ने उसे सौंप दिया। इसने हमारी जान बचाई अर्जुन भाई। अर्जुन ने क्षतिग्रस्त बांसुरी ली। दुख के बजाय उसे एक गहरी पूर्णता महसूस हुई। उसने इसे अपने होठों से लगाया और फूंक मारी। जो आवाज निकली वो कोई धुन नहीं थी, बल्कि एक अकेला, साफ और शुद्ध स्वर था, जो रेगिस्तान की रात की हवा को चांदी के तार की तरह काटता हुआ निकल गया। ये बचे रहने की आवाज थी, मूल्य खोजने की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसने आखिरकार सब के लिए और खुद के लिए साबित कर दिया कि सबसे साधारण साज भी सबसे महत्वपूर्ण संगीत बजा सकता है, अपनी ही सच्चाई का।